हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं हिंदी और इंग्लिश के एमसीक्यू यानी आपके पीवाईक्यू बेस एमसीक्यू लेकर आ चुका हूँ मैं। आपके हिंदी और इंग्लिश में आपका सिलेक्शन पक्का करने वाले यानी आपके 100% छपने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। तो साथियों, जुड़ जाइए चित्तौड़ अकेडमी पर और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हिंदी का प्रश्न है सबसे पहले। तो यहाँ से शुरू करते, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अंत तक साथ में बने रहिएगा, ताकि आपकी जो, अगर ये क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न ये रहा, वारिद का पर्यायवाची शब्द है। वारिद का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो गया? कमल, चंद्रमा, बिजली या बादल। कमल, चंद्रमा, बिजली या बादल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बादल, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। और बादल के अगर अलग अलग और पर्यायवाची की बात करें हम, तो वो कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? सबसे पहले हो जाएगा आपके एक घन, घन के बाद आ जाएगा जलद, बाद में आ जाएगा आपके जलधर, इसके बाद आ जाएगा आपके नीरद, नीरद के बाद आ जाएगा आपके पर्यायवाची पयोद, पयोद के बाद आ जाएगा मेघ। यानी इनमें से अगर आपसे कोई सा भी पर्यायवाची पूछ ले तो आपको बताना है कि बादल ही उसका पर्यायवाची रहने वाला है। वारिद और साथ ही साथ वारिधर, यानी जो ये सब हैं आपके घन, जलद, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिद और वरिधर, वारिधर, ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? बादल के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके मौन का विलोम शब्द है। यानी सबसे पहले हम समझ लेंगे कि मौन का अर्थ क्या होता है। तो मौन का अर्थ वो होता है जो आपके, यानी नहीं बोलने वाला या फिर चुप रहने वाला। यानी जो मुंह से बिल्कुल ना बोले उसका मतलब क्या हो गया? मौन। यानी हम मतलब कोई नहीं बोलता है तब हमने ऐसे नहीं बोलते हैं कि मौन व्रत है क्या। तो मौन का अर्थ हो जाता है कि जो बिल्कुल ना बोले, जो बिल्कुल न बोले। तो इसका उल्टा हो जाएगा जो अधिक बोले। तो अधिक बोले का अर्थ क्या होता है? अधिक बोलने वाला। तो वो हो जाएगा आपके मुखर, मौखिक, मयंक या फिर विकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुखर, यानी मुखर का अर्थ हो जाएगा आपके अधिक बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? यानी जो ये ज्ञ वर्ण है अपने अ से ज्ञ तक होता है, वो लास्ट जो वर्ण है, यानी जो अंतिम वर्ण है आपके ज्ञ, ये किन वर्णों के संयोग से बना है? यानी ये हो गया एक संयुक्त वर्ण। ये किस प्रकार का वर्ण हो गया? एक संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण हो गया तो ये किसी के संयोग से बना होगा। तो वो कौन कौन से शब्द हो गए या फिर वर्ण हो गए? तो ज प्लस अण, ज प्लस अण, ग प्लस अण या फिर ग प्लस अण। पर ये हलंत के साथ ये आधे ज आधे ग आधे ग बन जाता है और ये पूरा ज है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी यानी आपके आधा ज प्लस अण जो होता है वो मिलाकर आपके बनेगा ज्ञ। यानी अगर हम संयुक्त वर्णों को पूरी तरह से समझे तो ये हो जाएगा आपके ज्ञ बराबर ज प्लस अण। ये हो जाएगा आपके ज्ञ। और साथ ही साथ अगर हम दूसरे संयुक्त वर्णों की बात करें तो वो हो जाएगा आपके एक त्र। त्र किसके संयोग से बनता है? त प्लस र, यानी आधा त प्लस र। और अगर हम क्ष की बात करें यानी क्षत्रिय वाला क्ष, तो वो हो जाएगा आपके क्ष बराबर क आधा, यानी आधा क प्लस श। तो ये क्या हो जाएगा आपके क्ष, यानी ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये तीनों हो जाएंगे आपके संयुक्त व्यंजन, यानी दूसरे वर्णों के मेल से जो बनते हैं वो क्या हो गए? आपके संयुक्त व्यंजन। यानी इनका दो वर्णों से मेल, दो वर्णों के जो मेल से बना है, दो वर्णों के मेल से बनता है ये। मेल मतलब जुड़ना या फिर योग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अत्याधुनिक तकनीक सीखकर ही प्रगति संभव है। यानी अगर आपके पास अत्याधुनिक तकनीक है, निरंतर आगे बढ़ने के लिए आपके पास टेक्निक है, जैसे कि अगर आप फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिना टेक्निक के, बिना किसी स्मार्ट स्टडी के आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी उतना असर नहीं कर पाएगी। अगर आप टेक्निक, अगर आप निरंतर अपने कोशिशों में, अगर आप प्रयासों में सुधार लाते जा रहे हैं, अगर और आगे आगे अच्छा अच्छा करते जा रहे हैं, अगर आप इंटरनेट से यानी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं, टेस्ट पेपर दे रहे हैं, टेस्ट पेपर, अगर आप एमसीक्यू प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छा एक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट अगर आप अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं, ये सभी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी स्टडी स्मार्ट स्टडी बन चुकी है।
यानी एक होती है आपकी हार्ड स्टडी और एक स्मार्ट स्टडी। यानी हार्ड स्टडी करने वाला क्या करता है, अधिक मेहनत करता है, पर उसको क्या होता है कि कई बार उसे सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी स्टडी स्मार्ट नहीं होती है। और स्मार्ट स्टडी के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आप 8 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, पर 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 3 घंटे में अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी से, तो वो आपके लिए एक अत्याधुनिक तकनीक होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अत्याधुनिक तकनीक आपके सीखकर ही प्रगति संभव हो पाती है। अगर आप बार बार प्रयास करते हैं और अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, पर अच्छे तरीके से जो प्रयास करोगे वही आपके लिए संभव प्रगति आपकी संभव करेगा, आपको सक्सेस दिलाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि अत्याधुनिक तकनीक सीखकर ही प्रगति संभव है, रेखांकित शब्द में विशेषण है। यानी अत्याधुनिक में विशेषण शब्द कौन सा है, तो विशेषण कौन सा है, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिणामवाचक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपके पहला, यानी गुणवाचक। और गुणवाचक विशेषण कौन होते हैं, गुणवाचक विशेषण कौन होते हैं, वो होते हैं आपके जो गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान। क्या क्या दर्शाते हैं, गुण, आकार, रंग, दशा, काल और स्थान। काल और स्थान की जो जानकारी देता है या फिर बोध कराता है, वो क्या होते हैं, आपके गुणवाचक विशेषण। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का जो गुण, आकार, रंग, दशा, काल और स्थान नामक जो शब्द होते हैं, इनका जो बोध कराता है उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपके, वह बालक आज आ गया है, वाक्य में सार्वजनिक विशेषण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके, आज वह बालक, आ में से वह, यानी बी जो आपके ये है वह शब्द, ये आपके यहाँ पर कौन सा विशेषण बता रहा है, सार्वजनिक विशेषण। यानी वह बालक आज आ गया है, यहाँ पर वह क्या हो गया, विशेषण। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा डिटेलिंग है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ वह शब्द तो सर्वनाम न होकर यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये वह तो एक सर्वनाम है, यह वह तो ये सर्वनाम होते हैं, पर ये सर्वनाम न होकर ये क्या हो जाएगा, सार्वजनिक विशेषण हो जाएगा, सार्वजनिक विशेषण। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वह शब्द के माध्यम से दर्शा किसको रहा है, फिर विशेषता किसकी बता रहा है, बालक की। तो ये हो जाएगा सार्वजनिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, दुर्वस्था, गृहिणी, सरोजनी या रचयित्री। यानी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट है, यानी कौन सा हो गया गलत, वो हो गया आपके सरोजनी। तो ये अपने राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी। सरोजनी का करेक्ट आपके जो सही तरीके से आप लिखे, अगर शुद्ध रूप लिखे तो वो कौन सा हो जाएगा, सरोजिनी। सरोजिनी ये बिल्कुल करेक्ट, इसका शब्द शुद्ध शब्द हो जाएगा, और इसका अर्थ क्या होता है, कमल, कमल से भरा तालाब, कमल से भरा तालाब, ये क्या होता है, सरोजनी का अर्थ होता है। यहाँ पर ये शुद्ध शब्द हो गया। आज मैं आपके लिए हिंदी प्लस प्लस इंग्लिश की क्लास लेकर आया हूँ। हिंदी प्लस इंग्लिश की जो आपके पूरी की पूरी एमसीक्यू टाइप में रहने वाली क्लास है, ये सभी के सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, यानी अलग अलग परीक्षाओं से आपके लिए गए प्रश्न है, ये पीवाईक्यू से लिए गए प्रश्न है, और अलग अलग एनालिसिस और डिटेल के साथ गहन स्टडी की है। और उसके बाद जो आपके मेहनत करने के बाद जो ये प्रश्न बने हैं, अलग अलग प्रश्नों का जो संग्रह लेकर आया हूँ। तो इसमें आपके हिंदी, अधिकांश आपके प्रश्न हो जाएंगे आपके हिंदी के, यानी सबसे बड़े जो भाग है, यानी इसको हमने 3:1 में बांटा है। अगर इसमें 4 भाग है तो 3 भाग आपके हिंदी का हो जाएगा और 1 भाग आपके इंग्लिश का हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी आपके अधिकांश सब प्रश्नों में हिंदी आने वाली है, और इसके बाद आपके आएगी इंग्लिश। तो इंग्लिश के भी आपके थोड़े बहुत प्रश्न लेकर आया हूँ, तो वो भी आपको समझना है, और हिंदी का आपको करेक्ट करना है, क्योंकि अधिकांश सभी के सभी जो पेपर होते हैं अपने राजस्थान से संबंधित, उन सभी प्रश्नों में आपके हिंदी यानी देवनागरी लिपि का जो बोध होता है वो उसके लिए जरूरी होता है। इसलिए हिंदी के प्रश्न आपको बिल्कुल पक्के करने हैं, आपको एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी हर एक एग्जाम में आपके पूछा जाता है, साइंस, मैथ्स, ये सभी तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे में नहीं, पर हिंदी आपके अधिकांश और सभी के सभी पेपर में लगभग पूछा ही जाता है, इसलिए हिंदी को बिल्कुल आपको पक्का कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यानी जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे, अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या फिर अल्पज्ञ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अल्पज्ञ। यानी अल्पज्ञ यानी नाम से पता चल रहा है, अल्प यानी कम और ज्ञ मतलब यहाँ पर हम ज्ञान से संबंध रख सकते हैं इसका। तो अल्पज्ञ हो गया आपके जिसको थोड़ा ज्ञान हो। अगर हम इनसे पूछ ले कि अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, तो अनभिज्ञ का मतलब हो जो जाना हुआ न हो, जो जाना हुआ न हो, यानी जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ऐसे कई सिद्धांत होते हैं जिनके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये एक अनभिज्ञ सिद्धांत है, क्योंकि इनके बारे में अभी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है, कोई नॉलेज है नहीं अपने पास, तो ये क्या हो गया, जो जाना हुआ नहीं है वो हो गया अनभिज्ञ। अगर बात करें हम अज्ञ, अज्ञ मतलब हो जाएगा आपके जो कुछ न जानता हो, बिल्कुल जो जिसको कोई नॉलेज ही नहीं हो, कोई पता ही ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ हो गया।
जो कुछ न जानता हो, अज्ञ जो जाना हुआ ना हो, यानी यहाँ पर जो जाना हुआ ना हो मतलब इसके किसी विषय या फिर किसी व्यक्ति के बारे में पर्सनल ऐसे बात कर रहा है कि उसके बारे में कुछ नहीं बताए। पर जो कुछ न जानता हो यानी अज्ञ मतलब क्या हो गया कि उसको कुछ नहीं पता, यानी हम किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं है। और यहाँ पर एक किसी सिद्धांत या वस्तु व्यक्ति विशेष का बात कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, अलग अलग है, दोनों चीजें क्लियर करनी होगी आपको। और अभिज्ञ मतलब क्या हो गया, अभिज्ञ मतलब हो जाएगा कि जो जानने वाला हो, जो जानने वाला हो, यानी जानने वाला जो होता है वो क्या होता है आपके अभिज्ञ। और अल्पज्ञ का मतलब हो गया जिसको थोड़ा ज्ञान हो, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, यानी हम इसे पूरा भी नहीं बोल सकते हैं और अज्ञानी भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल कम भी नहीं बोल सकते हैं और बिल्कुल ज्यादा भी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे अल्पज्ञ। नेक्स्ट हो जाएगा आपके क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है इनमें से। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकी थे, मरीज को यथा समय दवा होनी चाहिए, वह सदैव ही सत्य बोलता है और मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो बाकी तीनों करेक्ट हो गए, गलत कौन सा हो गया, वह सदैव ही सत्य बोलता है। इसे ऐसे नहीं लिखकर इसे दो तरीकों से अलग तरीकों से लिख सकते हैं हम। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका इसका हो जाएगा कि वह सदा सच बोलता है, वह सदा सच बोलता है। और अगर इसके दूसरे तरीके की बात करें यानी इसी डिटेल में, तो इसका क्या हो जाएगा कि इस ही को हटा देंगे यहाँ से, यानी वह सदैव सत्य बोलता है, वह सदैव सत्य बोलता है लिखेंगे तो ये भी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, वह सदैव सत्य बोलता है, सत्य बोलता है। यानी हम इसका ही का यहाँ पर उपयोग यानी यूज नहीं करने वाले हैं, बाकी वह सदैव सत्य बोलता है बिल्कुल करेक्ट आपके वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस शब्द की संधि सही है, यानी कौन से शब्द में आपके जो संधि की हुई है या फिर इसका संधि विच्छेद किया गया है वो सही है। तो स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित, नदी प्लस अर्पण नद्यार्पण, एक प्लस एक एक, और पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति। तो यहाँ पर लग तो सभी सही रहे हैं पर ऐसे नहीं होता है, अपने को लगने से काम नहीं चलता है, यहाँ पर अपने को डिटेल यानी आपको उसको नॉलेज होगा, उसके बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तो ही आपको उसको सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पितृ प्लस अनुबंधी, यानी पितृनुपति। पितृनुमति क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि आ रही है इसको हम समझने के लिए समझ लेते हैं कि री प्लस री प्लस अ किस में बदल जाता है, र में, यानी छोटे र में बदल जाता है, री प्लस अ र में। ये कौन सी हो गई आपके पितृ अनुमति, यानी संधि कौन सी संधि हो गई है, बिल्कुल आपको पता ही होगा, यण संधि। यण संधि हो गई। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि स्त्री प्लस उचित का कौन सा हो जाएगा आपके, तो ये स्त्री उचित नहीं होकर ये हो जाएगा आपके स्त्रीचित। नदी प्लस अर्पण का नद्यार्पण नहीं होकर क्या हो जाएगा आपके नद्यर्पण। और एक एक के लिए यहाँ पर हो जाएगा डबल मात्रा, यानी आपके जो बड़ी मात्रा होती है एक ही वो आ जाएगी एक एक में एक एक। बाकी बाकी सभी करेक्ट इस प्रकार से हो जाएंगे। अगर ये हम पहले वाला जो प्रश्न में दिया हुआ है वो तरीका देखेंगे गलत होगा, और ये जो तीनों हमने किए हैं तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ये हो जाएगा आपके सामने, निम्न में कर्मधारय समास नहीं है, महात्मा, काला सांप, गजानन और नीलकमल। तो देखिए ये तीनों के तीनों ऐसे इसी प्रकार लग रहे हैं, जैसे महात्मा यानी महान है जो आत्मा, काला सांप यानी जो काला है जो सांप, और आपके साथ में है नीलकमल, तो नीलकमल भी हो जाएगा नीला है जो कमल। और गजानन का भी इस प्रकार से हो रहा है कि जिसमें गजानन का मतलब क्या है, गज है आनंद। देखिए पहले तो इसका समास विग्रह कर लेते हैं हम, महान है जो आत्मा, काला सांप, काला है जो सांप, गजानन, गज है आनंद, नीलकमल, नीला है जो कमल। यानी ये जो बीच में आपके तीनों में दिख रहा है वो आपके कर्मधारय समास का उदाहरण हो रहा है, यानी ये भी हो गया आपके कर्मधारय समास, ये भी हो गया आपके कर्मधारय समास, और साथ के साथ नीला है जो कमल भी हो गया आपके कर्मधारय समास। तो यहाँ पर बात करें अगर हम गज है आनंद की, तो ये आपके किसको दर्शा रहा है, यानी गणेश को दर्शा रहा है, भगवान गणेश को दर्शा रहा है। गज है आनंद, आनंद का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सर या फिर सिर। सिर मतलब क्या हो गया, जैसे हम दशानन बोल सकते हैं, दशानन इसका एक और उदाहरण,
दश है आनंद। दश है आनंद। तो ये किसको दर्शा रहा है? रावण को। तो यहाँ पर ये कौन सा है आपके, यानी इसमें क्या हो रहा है कि ये जो महान है जो आत्मा, मतलब किसी पर्टिकुलर एक आपके सब्जेक्ट या एक आपके ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है कि ये आदमी ही महात्मा है। यानी महात्मा आपके गांधी भी थे, महात्मा कोई और साधु संत भी हो सकते हैं। तो महान है जो आत्मा है, यानी उसको हम महात्मा बोलेंगे, यानी किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं दर्शा रहा है। काला सांप बहुत सारे होते हैं, तो काला है जो सांप किसी एक को नहीं दर्शा रहा है। और नीला है जो कमल, यानी नीले कमल भी बहुत सारे होते हैं, तो ये भी किसी को एक को नहीं दर्शा रहा है। यहाँ पर कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास तीनों हो गए। और अगर बात करें हम गज है आनंद, यानी जिसका सिर गज यानी हाथी के समान है, तो वो हो गया आपके भगवान गणेश। तो वो कौन से, यानी तीसरा यहाँ पर आपके ये जो भगवान है इनको दर्शा रहा है। ये जो लाइन है गजानन है, वो आपके भगवान गणेश को दर्शाता है, और दशानन रावण को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जो तीसरा समास आपके जो, या फिर तीसरा जो शब्द आ जाता है, तो वो कौन सा समास हो जाता है? आपके बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, और इसमें भी सेम टू सेम यही हो जाएगा आपके। इस प्रकार से ये बिल्कुल अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, किसी वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी इनमें से कौन सा वाक्य है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत से करता है, और हम नाक से सांस लेते हैं। तो आपके जो करण कारक होता है उसमें क्या होता है? से प्रधान होता है, यानी करण से हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से। तो करण से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर नाक से, तो बिल्कुल ये करेक्ट हो गया आपकी ऑप्शन नंबर डी। यानी हम किसके माध्यम से सांस ले रहे हैं? नाक के माध्यम से, तो यहाँ पर करण कारक बिल्कुल प्रयोग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? प्रगट, निष्ठुर, प्रतीक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, सकट, सहज, और पुस्तक, मस्तक, और लोक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सी, यानी संकट, सकट, सहज। यानी ये जो तीनों शब्द है कौन से शब्द है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट संस्कृत या हिंदी से लिए गए। तो ये हो गया आपके तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, किसी वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, और गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ दे रखा है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण दर्शाता है। यहाँ के साथ साथ ऐसे अगर हम और शब्दों के बारे में बात करें, यानी जो वे शब्द जो क्रिया के घटित होने का स्थान का बोध कराता है। तो यहाँ पर घटित क्या हो रहा है कि बैठना, तो कहाँ पर बैठ रहा है? यहाँ बैठ रहा है, तो ये यहाँ पर स्थान को दर्शा रहा है, तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर ऐसे दूसरे शब्दों के बारे में बात करें, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे पहले तो हो गया यहाँ, इसके बाद आ जाएगा वहां, फिर आगे आ जाएगा जहां, यहाँ, वहां, जहां, सामने। सामने के बाद आ जाएगा आपके अगला ऊपर, इसके बाद आ जाएगा नीचे, फिर आगे आ जाएगा आपके आगे भीतर, और इसके बाद आ जाएगा बाहर दूर, बाहर या दूर। और भी शब्द है जैसे कि पास और अंदर इत्यादि। इतने जो शब्द होते हैं वो आपके स्थानवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। और यहाँ पर अपने कौन सा शब्द आ रहा है? यहाँ, तो यहाँ शब्द आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? देखिए ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि दो से अधिक उपसर्ग वाला, बिल्कुल आपको नया लग रहा होगा, फिर दो से अधिक उपसर्ग भी एक शब्द में हो सकते हैं। तो वो कौन सा है? अव्यवस्था, निर्नुनासिका सिकता, और अपादान, या फिर निसंकोच। तो यहाँ पर अगर बात करें हम निर्नुनासिकता की, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आपके? नीर उपसर्ग, और प्रत्यय हो जाएगा इसमें ता प्रत्यय। अगर अपादान की बात करें, तो अपादान में हो जाएगा आपके अप उपसर्ग, अप उपसर्ग, और आपके इसमें आदान मूल शब्द हो जाएगा, आदान मूल शब्द। नेक्स्ट अगर हम संकोच की बात करें, निसंकोच की बात करें, तो इसमें हो जाएगा आपके निस उपसर्ग, और साथ ही साथ संकोच हो जाएगा मूल शब्द। यहाँ पर अगर दो से अधिक उपसर्ग हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके अव्यवस्था में। अव्यवस्था में कैसे हो जाएंगे? देखिए आप देखिए सामने कि अ प्लस वी प्लस अवस्था, इसका अगर हम उपसर्ग और निकालेंगे, तो अ प्लस वी प्लस व्यवस्था, सॉरी अवस्था, अ प्लस वी प्लस अवस्था में क्या हो जाएगा? अव्यवस्था। यानी ये दो दो उपसर्ग हो रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना,
दूसरा हो जाएगा आपके अल्लाह को प्यारा होना यानी ईश्वर का प्रिय भक्त होना। और तीसरा हो जाएगा आपके भंडा फूटना तो रहस्य प्रकट हो जाना। और चौथा हो जाएगा आपके आंखें तरेरना तो वो हो जाएगा आपके क्रोध से देखना। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा राइट हो रहा है। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ये वाला आंसर आपको कमेंट में बताना है, आपका होमवर्क रहने वाला है। आपका होमवर्क रहने वाला है, ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है आपको। बिल्कुल सरल प्रश्न है, आपको तीनों के जो चारों के चारों ऑप्शन है इनमें से तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट आपको सामने दिख रहे होंगे और एक नहीं है जो भी आपको पता चल रही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हो जाएगा आपके इंग्लिश का, यानी इंग्लिश यहाँ से शुरू हो जाती है। इंग्लिश यहाँ से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। पहला आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। यानी यहाँ पर जो प्रश्न ये लाइन बोल रही है, ये जो प्रश्न आपकी लाइन बोल रही है वो क्या बोल रहा है कि इंग्लिश सीखते सीखते आपको कितना समय हो गया है। यानी ये अपने को यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ निकालने से कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ से मतलब है तो कौन सा टेंस है, यानी इस लाइन में टेंस कौन सा दे रहा है, कौन सा टेंस आपको बता रहा है कि ये लाइन है। तो यहाँ पर अपने को टेंस की जो जानकारी है वो निकालनी है, इसका नॉलेज पता करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हैव बीन और आईएनजी फॉर्म, यानी आपके किसी प्रश्न लाइन में आपके हो जाएगा हेज या हेव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वो कौन सा आपके टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है हैव बीन लर्निंग, तो बिल्कुल इंग्लिश का लिए ये हो जाएगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हो जाएगा आपके ओपन द डोर सो वी कम इन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं कैन, मस्ट, नीड और विल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन। यानी कैन कैसे हो गया, कैन हो जाएगा क्योंकि कैन एक वर्ब है जिसके साथ साथ जो मोस्ट ऑक्सिलरी, यानी आपको लगता है कि यहाँ पर जा सकते हैं आज्ञा लेने के लिए या फिर परमिशन लेने के लिए हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है जैसे कैन, कैन को लिए हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो कैन समटाइम इज यूज्ड टू अलाउ समथिंग और समवन एज इन दिस क्वेश्चन। यानी ऐसे इस प्रकार से जो ये आपको दे रखा है, यानी ओपन द डोर यानी गेट खोलो हम अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो केन है यहाँ पर सकते हैं में आपके ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आई थिंक यू, फिर रिक्त स्थान और टू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली, यूज द नीड, मस्ट और शुड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके नीड। यानी आपको क्या है, नीड है, आवश्यकता है क्या करने की, आई थिंक यू नीड, यानी तुम्हें आवश्यकता है डॉक्टर से अभी इमीडिएटली, यानी अनिवार्य रूप से या फिर आवश्यक रूप से अभी जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा आपके यूज होगा, नीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, यू रिक्त स्थान बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी। यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पर। क्यों हो जाएगा कि तुम्हें अनिवार्य रूप से थकान हुई होगी एक लंबी जर्नी या फिर यात्रा के बाद। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपको ये संभावना, प्रबल संभावना हो रही है कि थकान तो हुई होगी, इतनी लंबी जर्नी की है। तो यहाँ पर कौन सा अनिवार्य रूप से कौन सा हो जाएगा आपके शब्द यूज में, मस्ट, यानी इसका जो यूज करेंगे उपयोग करेंगे हम, कौन सा शब्द हो जाएगा, मस्ट। रिक्त स्थान भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, अनलेस ही रिक्त स्थान हार्डर ही विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके ट्राइड, ट्राइज, विल ट्राइज और इज ट्राई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइज। ट्राइज किस प्रकार से होगा, तो अनलेस और अनटिल वाले, जैसे कि एक तो आ गया आपके अनलेस और साथ साथ में एक और शब्द आ जाए अगर आपके अनटिल। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इनमें कंडीशनल क्लाउज आपके सिंपल प्रेजेंट में होता है। कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। और अगर यहाँ पर अगर रिजल्ट क्लोज, यानी जो मेन क्लोज है, जैसे कि रिजल्ट दे रहा है कि आप सफलता प्राप्त करोगे, ये कुछ भी है, तो ये जो आपके रिजल्ट क्लोज होगा वो हो जाएगा आपके सिंपल फ्यूचर में। देखिए ये विल जो दे रखा है, विल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। तो जो सिंपल फ्यूचर हम करेंगे तो इसके बाद एक ही कौन सा है, थर्ड पर्सन है। ये जो ही है कौन सा पर्सन है, आपके थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम करेंगे कि पर्सन को जो सिंगुलर है, ये पहले से ही तो एक सिंगुलर है, तो इसके लिए जो वर्ब के साथ हम क्या कर लेंगे, एस या ईएस लगाकर इसे ट्राइज का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पर। जैसे कि ये ट्राई था, ट्राई, ट्राई में अगर हम एस या ई एस लगाएंगे तो यहाँ पर तो आई एस लगना ही है क्योंकि वाई है लास्ट में, तो आई एस ट्राइज। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ट्राइज।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट और यहाँ पर हो जाएगा आपके सिंपल फ्यूचर। तो इस प्रकार से ये पूरा आपके आज हिंदी और इंग्लिश की क्लासें हुई। अगर आपको नेक्स्ट किसी भी अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, किसी अलग टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर एक पर्सनल सेपरेट अलग से सब्जेक्ट के बारे में भी अगर क्लास चाहिए तो वो आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।